नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य शूटर्स में। मैं लक्ष्य कि आप सभी का अपने YouTube परिवार में स्वागत करता हूं और एक बार फिर से आपका आ गया हूं लेक्चर लेकर सेकंड नंबर, जो कि है जीव में जनन कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बोला हुआ था कि जीव जनन कैसे करते हैं, लगभग इसका लेक्चर 3 पार्ट में दिया जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियोस में कंप्लीट कर दें। अगर नहीं होता है तो हम लोग 3rd लेक्चर जरूर देंगे आपको, ठीक है। और सबसे दूसरी बात, आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जब भी लेक्चर को देखने के लिए जाते हैं, कम से कम जिस चैप्टर को देख रहे हो उसकी पहले लेक्चर को देखा करो, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगी। और बोर्ड एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत काफी और मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा नंबर उठाने वाला है। अभी तो मैं पढ़ाने जो जा रहा हूँ ये डायरेक्ट 5 नंबर के मार्क्स में पूछे जाते हैं, इसलिए प्लीज ध्यान से पढ़ना और प्लीज ध्यान से नोट्स बनाना, ठीक है। चलिए सबसे पहले आज हम लोग को पढ़ना क्या है इसके बारे में मैं बता दूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो मानव होते हैं उनमें जनन कैसे होता है, इस चीज के बारे में पढ़ना है। और मानव यदि जनन की बात करूं तो इसमें 2 अंग आते हैं, एक तो मादा अंग आ जाएगा एंड सेकंड आप कह सकते हो नर अंग आएगा। हमारे बैकग्राउंड में एक म्यूजिक बज रहा है, प्लीज कोऑपरेट करिएगा बिकॉज क्योंकि किसी का मतलब धार्मिक कह सकते हैं कि प्रतिभावना को हम लोग सफ्रेश नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है मानव में जनन, अर्थात मतलब जो ह्यूमन होता है इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब मैंने आपसे अगली वीडियोस में ही यानी कि कल के वीडियोस में ही आपको बता रखा था कि मानव एक कह सकते हैं वैसा मतलब या फिर लैंगिक जनन के बारे में मैंने बता रखा था कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं, जिसमें 2 पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। और आपको पता होगा, देखिए मैं हम लोग जब छोटे थे तो मम्मी पापा से पूछते थे हम लोग कैसे हैं, मम्मी पापा कहते थे अरे भगवान आए तुमको रात में रख कर चले गए। ये तो उस टाइम की बात है। एक्चुअली में क्या हुआ था, तो एक्चुअली में हम लोगों को पता है कि जब कह सकते हैं नर युग्मक एंड मादा युग्मक जब मिला तो हमारा जन्म हुआ। ऑब्वियसली ये सबकी आपके भी जन्म हुई, ठीक है। तो इस चीज को यानी कि जिस भी मतलब कह सकते हैं कि जहाँ पे जिस रिप्रोडक्शन में दोनों नर एंड मादा युग्मक की आवश्यकता पड़ती है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे भी यही लिखा है कि इसमें लैंगिक जनन होता है। कारण क्यों है कि इसमें मम्मी और पापा दोनों इन्वॉल्व रहते हैं, अर्थात या फिर कह सकते हो कि नर एवं मादा दोनों इन्वॉल्व होते हैं। अब देखो मैंने आगे लिखा क्योंकि इसमें 2 पेरेंट्स होते हैं नर एवं मादा। नर से क्या मिलता है बाबू, नर युग्मक, एवं मादा से क्या मिलता है, मादा युग्मक। मैंने कल ही आपको बता रखा था कि नर युग्मक से हमें क्या मिलेगा, शुक्राणु। अब शुक्राणु क्या चीज होती है, शुक्राणु को मैंने कल बोला था कि यह एक छोटा सा कह सकते हैं कि चीज होता है लेकिन ये गति करता है। अब सेकंड मैंने कहा कि मादा के पास क्या होता है, मादा युग्मक। अब मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु होता है जो कि बड़ा होता है, बट ये गति नहीं करता है। गति कौन करता है भैया, तो आपका गति शुक्राणु करता है, क्योंकि आपको पता होगा कि ऐसे शुक्राणु होता है, ठीक है। ऐसे छोटा सा शुक्राणु होता है और ये क्या करता है कि इंटरकोश में जाता है और देन फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है, या फिर जिसको आप लोग कहते हो कि निषेचन की क्रिया स्टार्ट होती है, ठीक है। अब एक प्रश्न आता है कि अंडाणु जो होता है मतलब कि निषेचन कैसे करता है। तो मैंने कहा कि जब शुक्राणु प्लस अंडाणु या फिर नर युग्मक प्लस मादा युग्मक जब ये दोनों मिले, अब ध्यान देना दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है। चाहे तुम नर युग्मक कह लो चाहे शुक्राणु को, मैं शुक्राणु डायरेक्ट नाम लिख दिया ताकि तुमको पहचान में आ सके, ताकि तुमको समझ में आ सके। ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है, नर युग्मक या शुक्राणु दोनों एक ही चीज है। चाहे आप उसको मेल जाइगोट करो या फिर स्पर्म कहो, डायरेक्टली स्पर्म भी कर सकते हो या फिर मेल जाइगोट भी कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इन दोनों से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा या फिर इसी को हिंदी में क्या कह देते हो, निषेचन की क्रिया होगी। आई होप, मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि निषेचन क्या होता है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र होता क्या है, मादा जनन तंत्र अब कह दीजिए कि मादा नहीं पता चल रहा है। मादा का मतलब होता है औरत, लड़की या फिर कह सकते हैं वोमेन, ठीक है। अब इसके जनन तंत्र के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसके सबसे पहले देखो कि जनन तंत्र का होता क्या क्या। जनन तंत्र का मतलब तो समझ रहे होगे, मशीन। और जनन का मतलब जना या फिर मतलब जनन भाग। अब देखो जनन भाग में मादा में युग्मक जो होता है, मादा युग्मक जो कि मैंने पहले ही पढ़ा रखा था, वो होता है हमारा अंडाणु। तो प्रश्न आता है भैया कि अंडाणु कहीं ना कहीं तो बनता होगा, तो अंडाणु बनता कहाँ पे है, तो भैया अंडाशय में अंडाणु बनता है। कहाँ पे बनता है, अंडाशय में। अब देखिए ऐसे ही कई पार्ट होते हैं तब जाकर हमारा क्या होता है, एक भ्रूण तैयार होता है या फिर कह सकते हैं एक बेबिस तैयार होता है, ठीक है। कौन कौन से पार्ट इसमें होते हैं, नंबर 1 आता है अंडाशय, नंबर 2 आता है अंडवाहिनी या फिर डिंबवाहिनी या फिर इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। यही हमारा या फिर कह सकते हैं फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। थर्ड हमारा आता है
गर्भाशय एंड फोर्थ आता है योनि। इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। किसी चीज को भी या फिर कह सकते हैं किसी भी टॉपिक को मैं छोड़ूंगा मैं नहीं, हर टॉपिक को 1 बाय 1 पढ़ाऊंगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम से वीडियोस मिल सके। नेक्स्ट पे जो है नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहला इसमें आता है अब अंडाशय। अब ये देखो भैया अंडाशय कौन सी वाला होती है, तो इसमें अंडाणु का निर्माण होता है। जो अंडाणु होगा, अब अंडाणु है क्या भैया, वही भैया जो बोल रहे थे अभी से कि मादा के पास क्या होता है, अंडाणु होता है, तो वही उसी का क्या होता है यहाँ पे निर्माण होता है। अब ये दूसरा चीज अंडाशय से हमें 2 हार्मोन की मतलब कह सकते हैं कि श्रवण करते हैं। अब महिला है, ये लड़की है या फिर कह सकते हैं मादा है, तो मादा में 2 हार्मोन का सृजन होता है। एक तो कहलाता है एस्ट्रोजन एंड एक होता है प्रोजेस्टेरोन। 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो लड़कियों में यौनावस्था का प्रारंभ करता है। अब यौनावस्था का मतलब क्या होता है, यानी कह सकते हैं कि प्रौढ़ अवस्था का मतलब प्रगति करता है या फिर पबर्टी को कह सकते हैं कि आगे बढ़ाता है। कौन सा हार्मोन है, आप तुरंत डायरेक्टली मारना एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन ऐसा हार्मोन है जो कि लड़कियों में यौनावस्था को बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में अंडोत्सर्ग क्या होता है, अंडाशय से अंड का उत्सर्जन होना अंडो उत्सर्ग कहलाता है। मैं इसको नेक्स्ट यानी कि वहां पे मैं आपको बताऊंगा, इसलिए मैंने आज यहाँ पे थोड़ी दूर में जगह छोड़ा हुआ। नंबर 2 आता है अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी या फिर फेलोपियन ट्यूब। घबराना मत, तीनों एक ही नाम है, अलग अलग नाम नहीं है। और यहाँ पे छोटी सी क्रिया होती है जिसका नाम है निषेचन। अब देखिए मैंने कह दिया निषेचन होता है, ऐसा बात नहीं है कि मतलब छोटी क्रिया होती है। निषेचन बहुत बड़ी क्रिया है, लेकिन मतलब यहाँ पे सिर्फ ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या होता है, निषेचन होता है या फिर कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन होता है। अब थर्ड में आता है हमारा गर्भाशय। अब गर्भाशय क्या होता है, गर्भाशय में 2 कड़ियां होती है। 2 कड़ियों में एक तो होता है कि जब अंडा का निषेचन हो, देन एक होता है कि अंडा का निषेचन न हो। आपको पता होगा कि शादी के बाद ही अंडा का निषेचन हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल कुछ लोग घबरा गए होंगे कि सर अंडा का निषेचन क्या है। अंडे का निषेचन से बाबू मतलब होता है कि भैया जो शुक्राणु है वो अंडाणु में मिले, क्योंकि जैसे आपको मैंने कल ही बताया था कि दोनों अगुणित होते हैं। अगर शुक्राणु आपका अंडाणु से ना मिले तो वो अगुणित होता है, मतलब कि वो कुछ काम नहीं कर पाएगा। भैया मिलेगा तभी तो काम करेगा ना, अगर मिलवे ना करे तो फिर क्या निषेचन करने लगेगा। मान लीजिए सपोज दैट कि शुक्राणु को निकालकर आप कहीं एक जगह रख दीजिए, क्या वो काम करेगा? नहीं। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो अगुणित है, उसमें कोई गुण ही नहीं है। और जब तक किसी चीज में आपको पता होगा गुण ना रहे तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब मैंने कहा गर्भाशय। गर्भाशय में 2 कड़ियां होती है, जब एक तो अंडा का निषेचन हो एंड सेकेंड जब अंडा का निषेचन न हो। तो आपको पता होगा कि एक मान लीजिए, अब शॉर्टली मैं डिफाइन कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको जब अंडा का निषेचन नहीं होगा तो उस टाइम में होता क्या, ऋतुस्राव होगा, रजोधर्म होगा, या फिर जिसको कहते हैं आप लोग पीरियड, या फिर इंग्लिश में उसी को कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिसको कहा जाता है इंग्लिश में ये अच्छा वर्ड है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब देखो एक चीज आता है कि जब अंडा का निषेचन नहीं होता है तब तो ये होता है, लेकिन यदि अंडा का निषेचन हो तो क्या मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अब तो अंडा निषेचन की टाइम आ गई और आपको पता चलना चाहिए। अब मैं बताऊंगा कि भाई वो होता क्यों है। आपको नॉर्मली पता है कि एक जो लड़की होती है या फिर कह लीजिए एक जो गर्ल्स होती है, इसमें जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्टिंग होता है लगभग 12 से 14 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाता है। ध्यान से पढ़ना, लगभग एक लड़की में 12 से 14 साल की उम्र में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि जो पीरियड्स है यानी स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि क्या 12 से 14 साल की लड़की किसी के साथ संभोग करने के लिए एलिजिबल हो जाती है? अभी तो हमारे गवर्नमेंट ने या फिर कह सकते हैं कि मुंबई हाई कोर्ट ने अभी जारी किया है कि लगभग 12 से 14 साल की लड़की कंसेंट कर सकती है, मतलब कि कह सकते हैं कि संभोग करने के लिए या फिर कह सकते हैं कि सेक्सुअली या फिर कह लीजिए फिजिकली कनेक्ट होने के लिए या फिर कह लीजिए रिलेशनशिप होने के लिए। अभी हमारा एक कानून बना हुआ है पोस्को एक्ट, इसके तहत वो एलिजिबल हो जाएगी। लेकिन फिर भी हम लोग कोर्ट की बात यहाँ पे नहीं लाएंगे, अभी हम लोग कर रहे हैं पढ़ाई। ठीक है, तो पढ़ाई पे आते हैं। अब एक चीज देखो, 12 से 14 साल की लड़की
कैसे मतलब कह सकते हैं कि फिजिकली रिलेशनशिप पे हो सकती है? नेवर, कभी नहीं। बिकॉज क्योंकि ठीक है कुछ हो जाती है, कुछ लड़कियां होती है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक थोड़ा सा पॉइंट मतलब याद करने लायक है कि भैया एक चीज बताओ, बिना कुछ समय के लिए तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि नहीं ऐसा हो सकता है, लेकिन एक चीज जरा सोचो कि क्या मतलब वो मम्मी पापा को बता कर करते होंगे या फिर मतलब सब लोग जना कर करेगा? नेवर, ऐसा तो कभी नहीं होगा। तो यदि ऐसा कभी नहीं होगा तो क्या निषेचन की क्रिया होगी? यदि मम्मी पापा ना जाने तो कोई भी चाहेगा कि निषेचन हो जाए? क्या कोई भी चाहेगा कि आपके पेटों में बेबीज पले? नहीं। या फिर आप ही लोग खुद एक इमेजिनेशन करिए कि बिना मम्मी पापा को बताए कोई चाहता है कि बेबीज का उत्पत्ति हो जाए? नेवर, कभी नहीं चाहेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। बिकॉज क्योंकि ये तो मैरिज की लाइफ है और मतलब कह सकते हैं कि शादी की लाइफ है। जब तक शादी नहीं होगा तब तक निषेचन नहीं होगा। तो यदि निषेचन नहीं होता है तो एक चीज होता है, जब अब तो निषेचन ना होना यही आया ना, तो मैं कहूं जैसे मान लीजिए कि हमारा ऐसे ये हमारा हो गया, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। ठीक है, अब देखिए बेबीज जब होता है, अब ऐसे थोड़ा सा बना देता हूं, मैं समझा देता हूं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अंडा का निर्माण यहीं पे होता है, या फिर जिसको आप लोग कहते हो अंडाणु, अंडाणु यहाँ पे होता है। और ये है फिलिपियन ट्यूब। ठीक है, ये वाला जो है फिलिपियन ट्यूब कहलाता है। अब ये अंडा क्या होता है, ऐसे ऐसे मतलब कि बाहर आता है, बाहर आता है, बाहर आता है, और यहाँ पे वो क्या करता है, ये देखिएगा ये जिंदा होता है, जो हमारा स्पर्म होता है वो जिंदा होता है। अब ये यहाँ तक जब आएगा तो ये इंतजार करता है किस चीज का, स्पर्म का, या फिर मैंने कहा ये इंतजार करता है किस चीज का, शुक्राणु का। ध्यान देना, ये किस चीज का इंतजार करेगा, शुक्राणु का इंतजार करेगा यहाँ पे। लेकिन ये भी कितने दिनों तक इंतजार कर सकता है, लगभग 4 से 5 दिनों तक। 4 से 5 दिन के बाद ऑटोमेटिक मर जाएगा, तो या फिर कह सकते हैं कि खराब हो जाएगा। तो 4 दिनों तक जब इंतजार करता है तो ये क्या होती है, अब ये देखिए ये जो होता है ये मोटा हो जाता है। जबकि आपको पता होना चाहिए जब ये निषेचन की क्रिया करेगा तो ये मोटा नहीं होगा, क्योंकि इसमें बेबीज पलने लगेगा। और आपको पता है जब किसी चीज में कुछ रखते हो तो उसकी शेप बढ़ती है, मतलब कह सकते हो कि वो मोटा होगा या फिर कम मोटा होगा। आप ऑब्वियसली कहोगे कि सर कम मोटा होगा। जैसे मान लो किसी भी चीज की कोई वस्तु है और उस वस्तु में कुछ भर दो तो उसकी जगह ही खाली कहाँ रहेगी, वो मोटा होगा कि पतला होगा? ऐसा तो कोई पॉसिबल ही नहीं हो पाया। तो वही चीज मैंने कहा कि यदि इसमें बेबीज पलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पतला हो जाएगा, मोटा नहीं होगा। लेकिन यदि बेबीज नहीं पलता है तो ये मोटा हो जाएगा, और मोटा होने के बाद क्या हो जाएगा कि एक कह सकते हैं कि ये जो मतलब इधर ब्लड जमा रहता है वो क्लोटिंग, ये मतलब फट जाता है, और फटने के बाद क्या होगा, ये मतलब कह सकते हैं स्ट्रॉ कर जाएगा, और उसी को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो स्टार्टिंग होता है 12 से 14 साल की लड़की में होता है, देन वो समाप्ति जो होती है वो होती है 50 साल के महिलाओं में। ठीक है, इसको कहा क्या जाता है, मोनोपॉज कहा जाता है। याद रखना, मोनोपॉज कहा जाता है जबकि मतलब स्टॉपिंग टाइम होती है। ठीक है, आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक और चीज है, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे सिर्फ समझाने के वर्ड के लिए इस्तेमाल किया था, न कि किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। ठीक है, आप कोई भी हो सकते हैं, ये मैंने कह सकते हैं अपने वीडियोस में किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लिया, मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, अब आते हैं हम लोगों का ये बोर्ड भर गया है, और यहाँ पे जो समझाना था कि हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता कैसे है और कब हो सकता है, इस चीज को मैंने समझा दिया। नेक्स्ट स्लाइड लेकर आ रहा हूँ जिसमें अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको कि नर जनन तंत्र क्या होते हैं। ये तो थे हमारे मादा जनन तंत्र, अब नेक्स्ट पे आते हैं कि नर जनन तंत्र क्या होते हैं। और मैंने जैसे कि पहले ही बता चुका था कि हो सकता है कि इस वीडियोस में कंप्लीट हो जाए, अगर नहीं होता है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस जरूर बनाएंगे। तब तक आप हमारे वीडियोस में जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो आगे हम नेक्स्ट स्लाइड लेकर, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है नर जननांग किसे कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि नर जननांग कौन कौन से होते हैं। इस चीज को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ इसमें भी, जैसे कि मैंने बताया था कि जो मादा होते हैं उनमें अलग अलग, जैसे कि बता दिया था कि अंडाशय होता है, फिर मतलब अलग अलग पार्ट को बताया था। तो उसी तरीके से हम लोग मेल में भी, या फिर कह सकते हैं कि जो नर होते हैं इनमें भी अलग अलग पार्ट होते हैं, और हर पार्ट को हम लोग डिटेल से जानते हैं। सबसे पहला इनका आता है वृषण। अब ये वृषण क्या होता है, तो ये उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं और शुक्राणु यहीं पर बनते हैं। लेकिन एक प्रश्न आता है कि भैया शुक्राणु यहीं पे क्यों बनते हैं, वृषण में शुक्राणु क्यों बनते हैं? बिकॉज क्योंकि हमारे बॉडी से जो शुक्राणु होते हैं वो कम तापमान पे बनते हैं, इसीलिए उसको हमारे बॉडी से बाहर भी रखा जाता है। आपको पता होगा कि शीशन के साइड में कह सकते हैं ऐसे दो ठो मतलब लटके हुए पार्ट मिलते हैं, इन्हीं को कहा जाता है। और यहीं पे हमारे क्या होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं वो बनते हैं।
नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है वृषण ग्रंथि। अब वृषण जो ग्रंथि होती है ये एक हार्मोन का स्राव करती है, और वो हार्मोन होते कौन से हैं, तो इस हार्मोन का नाम याद कर लेना, टेस्टोस्टेरोन होते हैं। अब टेस्टोस्टेरोन कहाँ पे बनता है, एक ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि टेस्टोस्टेरोन कहाँ पे बनता है, याद रखना ये बनता है आपके टेस्टिस में। कहाँ पे बनेगा, टेस्टिस में, ठीक है, टेस्टिस में ये टेस्टोस्टेरोन बनता है। अब नेक्स्ट आ जाओ, या फिर श्रवण होता है, ठीक है। अब थर्ड आता है हमारा शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी का काम क्या होता है, या फिर शुक्रवाहिनी करती क्या है, इसमें है कि शुक्रवाहिनी, इसका काम होता है शुक्राणु को शीशन तक पहुंचाना, यानी कि जो शुक्राणु होगा उसको शीशन तक पहुंचाना, ताकि वो मतलब अंडाणु में जा सके, उसके लिए काम करता है हमारी शुक्रवाहिनी, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट इसमें हमने लिखा है मूत्र मार्ग या फिर वीर्य मार्ग। यूरिन और फिर वीर्य शरीर से बाहर निकलता है, सभी को पता है यूरिन निकलता है। छोटे बच्चे नहीं जान पाएंगे वीर्य क्या होता है, लगभग जो 14 से 15 साल की उम्र के लड़के होते हैं उनमें वीर्य बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज है कि इस रास्ते से, चाहे मूत्र मार्ग का लो या फिर का लो वीर्य मार्ग, इसी रास्ते से आपका मूत्र पास होता है या फिर यूरिन पास होता है, देन स्पर्म पास होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट यहाँ पर तो पता चल गया। अब नेक्स्ट मैंने लिखा है कि जनन स्वास्थ्य, जनन से संबंधित स्वास्थ्य। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ी देर के लिए ले चलता हूँ ओनली फॉर हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा करूंगा। अब मैं आपसे अगर एक प्रश्न करूं कि बाबू बताओ कि स्वस्थ पर्सन किसको कहोगे, मतलब कह सकते हो कि स्वास्थ्य इंसान किसको कहोगे, तो आप कहोगे कि सर जो बॉडी, जिसका बॉडी देखने में अच्छा हो। मैं कहूँगा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कहोगे तब आप ही बता दीजिए, ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहे हैं तो। मेरे कहने का बाबू मतलब है कि एक स्वस्थ पर्सन में 3 चीजें रहना चाहिए। पहला, उसको फिजिकली फिट रहना चाहिए। अब फिजिकली कौन से वाला है, फिजिकली का मतलब बाबू होता है शारीरिक अच्छा होना चाहिए। सेकंड इसमें होता है सोशली उसको अच्छा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली फिजिकली मतलब बॉडी वॉडी है लेकिन समाज में जाता है तो ऐसी भद्दे बातें करता है, या फिर उसको मतलब कह सकते हैं कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो वैसे को भी हम लोग स्वास्थ्य नहीं कर सकते। देन थर्ड नंबर आपका आता है मेंटल, यानी कि उसको मेंटली भी फिट रहना चाहिए, मेंटली भी उसको कैसा रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। देन यदि ये तीनों क्रिया आपके अंदर है तब आप कह सकते हो कि ये व्यक्ति स्वस्थ है। इसमें से कोई भी अगर क्रिया नहीं है, जैसे उसको समाज में जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है या फिर मतलब वगैरह वगैरह कह सकते हो, तो उसको हम लोग स्वस्थ पर्सन की श्रेणी में नहीं रखते हैं। मैंने आपसे पहले ही रिक्वेस्ट किया हुआ था कि प्लीज कोऑपरेट करिएगा, मेरे बैकग्राउंड में बहुत साउंड हो रहा है, उसको कोऑपरेट करिएगा, क्योंकि किसी के धर्म को हम लोग उल्लंघन नहीं कर सकते। और उसमें भी हम लोग एक छात्र हैं, छात्र को ना ही किसी धर्म से परहेज करना चाहिए, ना कोई, हमारा ना धर्म है ना मजहब है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट अब देखो इसमें जनन से संबंधित सभी आयाम, जनन से संबंधित सभी आयाम, मतलब कि जनन से संबंधित कौन कौन से रोग हो सकते हैं और उनसे क्या क्या बचाव किया जा सकता है। इसमें देखिए मैंने लिखा हुआ है कि सूक्ष्म जीवों से सबसे पहला तो रोग होता है, और हर इंसान को पता है कि सूक्ष्म जीव से ही रोग होता है। इस सूक्ष्म जीव में 2 जीव आते हैं, एक आता है जीवाणु और सेकंड आता है विषाणु। अब एक चीज मैं बता देता हूँ, जो जीवाणु होते हैं उनका इंग्लिश में, आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले भी होंगे तो उसको कहा जाता है बैक्टीरिया, और विषाणु जो होते हैं उनको कहा जाता है वायरस। लेकिन एक चीज आपको पता होगा कि बैक्टीरिया से हमें लाभ एवं हानि दोनों होती है, यानी बैक्टीरिया का कुछ ऐसी बैक्टीरिया होती है जो हमारे शरीर में लाभ पहुंचाती है, देन कुछ ऐसी बैक्टीरिया होती है जो कि हमारे शरीर में हानि पहुंचाती है। लेकिन जो वायरस होते हैं वो कंफर्म है कि हमारे शरीर में क्या पहुंचाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हानि पहुंचाएंगे। अब इन दोनों से कौन कौन से रोग होते हैं, उन रोगों को देखते हैं। रोगों का लैंगिक संचरण, मतलब कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया से कौन सा रोग होगा, विषाणु यानी कि वायरस से कौन सा रोग होगा। अब देखो जीवाणु में ग्लोनोरिया हो जाएगा, सिफिलिस हो जाएगा, यूरेथ्राइट हो जाएगा, सर्विसाइटिस हो जाएगा। यानी विषाणु से क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है, मसना हो सकता है तथा एड्स हो सकता है। इनको हमें डिटेल से आपके टॉपिक में पढ़ना है कि एड्स होता क्या है या फिर एड्स से मतलब फैलता कैसे है। आपको बता दूं कि एड्स एक बीमारी है जो कि वायरस से फैलता है। देन ये HIV वायरस होता है, HIV ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, इससे फैलता है, ठीक है। लेकिन एक चीज आता है कि भैया ये फैलेगा कैसे। सबसे पहली बात, आप किसी ऐसे पर्सन से संभोग करते हो या फिर सेक्सुअली कनेक्ट में आते हो या फिर कह लो कि फिजिकली रिलेशनशिप में जाते हो जिसको आप जानते नहीं हो, देन उसको अगर उसके बॉडीज में कह सकते हैं एड्स हुआ है तो आपको भी क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा।
या फिर सेकंड कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं कि जो दाढ़ी वगैरह बनवाते हैं, ठीक है। अगर बाई चांस मान लीजिए सैलून वगैरह पे जाते हैं और वो ब्लेड को चेंज नहीं करता है, उसी ब्लेड से आपको भी बना देता है, अगर उस व्यक्ति को, पहले वाले व्यक्ति को एड्स हुआ होगा तो आपको भी कंफर्म है कि अब एड्स हो जाएगा। देन थर्ड अगर बताऊं तो अगर एक बच्चा है, एक बेबीज है जो अपनी माँ का दूध पीता है, अगर माँ को एड्स हुआ है तो उस बेबीज को भी कंफर्म है कि एड्स हो जाएगा। आई होप, मुझे आशा है कि यहाँ तक आपको एड्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी कि पहला, ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं करना चाहिए, मतलब फिजिकली रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए जिसको कि हम लोग अननोन, मतलब कि हम लोग जानते ही ना हो, हम लोग पहचानते ही ना हो। प्लीज इसकी क्यूरियोसिटी रखना, क्योंकि एड्स ऐसी बीमारी है जो कि लोगों को खोखला कर मार देती है, ठीक है। तो इसीलिए देखिए, मैंने कई बार कहा हुआ है कि पढ़ाई सिर्फ नौकरी लेने के पर्पज से नहीं किया जाता है बाबू। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को स्मार्ट बनने के लिए भी हमें पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अभी मैं इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि ड्रग्स अब्यूज क्या होता है, मतलब कि अगर ड्रग्स हम लोगों को मना क्यों किया जाता है, इस चीज पे भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन शायद नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, ठीक है। अब यहाँ तक आपको तो आ गया कि एड्स क्या होता है, एड्स कैसे संचरण करता है, यानी कि अगर ऐसे किसी पर्सन से हम लोग संभोग करते हैं जिसको कि हम लोग नहीं जानते हैं और बाई चांस उसको एड्स हुआ है तो उससे मतलब हमें फैल सकता है। आई होप, मुझे आशा है कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई आपके साथ हो या ना हो, मैं लास्ट बोर्ड एग्जाम तक मिलूंगा और मेरा नाम है लक्ष्य, आपका भाई। ऐसे आपको पढ़ाते जरूर रहूंगा, तो आप हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।